चलो अब देखो ये सेक्शन 97 क्या है, राइट। अब वो जो कंडीशंस थी चार, आपको याद है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखा, राइट। तो उसमें 3A तक तो हो गया था, प्राइमरी कंडीशन प्लस 3A, राइट। 3A लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। अब 3B में क्या दिया है, प्राइमरी कंडीशन प्लस 3B मतलब डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो 3B में डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस बोला। अब ये डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग अब आप सबको पता है, राइट। तो अब ये डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, उसके लिए नया सेक्शन बनवाया 97, राइट। तो ये 97 में फिर इसको एक्सप्लेन किया, डीम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। ओके, तो अब एक एक करके उसमें देखते हैं। अब समझ लो ये 3B जो है, ये 3B में 4 पार्ट है, ए, बी, सी एंड डी। सर आपने बी और सी के बीच में इतनी गैप क्यों छोड़ी? क्योंकि ये बी में भी 4 पॉइंट है, 1, 2, 3 एंड 4। बहुत सिंपल है, चिंता मत करो। देखो हंस के भी पढ़ना है, रो के भी पढ़ना है, तो क्यों ना हंस के पढ़े गाइस। पर बहुत सिंपल है, मैं आपको देखो अभी तक कुछ तकलीफ नहीं गई होंगी शायद आपको, तो ऐसे ही एग्जाम्पल आगे भी दे दूंगा तो बिल्कुल तकलीफ नहीं जाएगी। अब बस हमने देखा लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, अब देखना है डिम टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, डिम टू बी लैक ऑफ। ओके, तो देखो, तो हम देखेंगे अभी 4 ए बी सी डी सेक्शन 97 में, और 97 में ये बी में 4 देखेंगे। ओके, और फिर लास्ट में सी और डी। चल देखो, और फिर आखिरी वाला देखेंगे वो जो बचा है हमारा, राइट, टेस्ट 4। देखो तो 97, अब ये डीम टू वाला देखो, द अरेंजमेंट शॉल बी डीम टू बी लैक ऑफ सब्सटेंस। कब माना जाएगा डीम टू बी, वो दिया आपको 97। बड़ा इत्मीनान से समझते। तो उसमें जैसे कि मैंने बताया आपको ए बी सी डी, उसमें से पहला ए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट 3 में 3A तक आ गए थे, टेस्ट जो देखा हमने टेस्ट 3A हो गया था, टेस्ट 3B का देख रहे अपन, राइट। तो दिस इज टेस्ट 3B का पार्ट। देख तो क्या बोलता है, ए द सब्सटेंस और द इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट एज अ होल is inconsistent with or differs significantly from the form of its individual steps or a part. The substance or the effect of arrangement as a whole, जो arrangement मतलब जो transaction में आप उतरे as a whole is inconsistent है वो किससे, और it differs significantly from the individual steps or a part. मतलब आप जो लेना चाहते थे वैसा नहीं, कुछ अलग है ये, जो एक्चुअल करना चाहते थे आप वैसा नहीं कर रहे हो, कुछ तो भी घुमा फिरा के कर रहे हो, तो दैट इज डीम्ड टू बी, डीम्ड लैक ऑफ सब्सटेंस माना जाएगा, राइट। एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, अब ये एग्जाम्पल उस दौर का है जब 1038 में कैपिटल गेन एग्जिम्प्ट हुआ करता था, मतलब क्योंकि गार 1718 में है, राइट, फाइनेंशियल ईयर 1718 में, तो फाइनेंशियल ईयर 1718 में 1038 में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, आपको मालूम है 1038 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था शेयर्स पे, शेयर्स बेचने का, तो वो शेयर्स बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या था, एग्जिम्प्ट था, राइट। अब 1 लाख के ऊपर गया तो हमने देखा 112A में वो 10% से टैक्सेबल होता है, राइट। 1038 अब नहीं रहा, लेकिन ये उस जमाने का एग्जाम्पल। तो अगर उस साल की कोई केस निकल गई, असेसिंग ऑफिसर ने उस साल की कोई केस निकाला, तो फिर उसके लिए प्रोविजंस गार के कैसे एप्लीकेबल हो, 17-18 के, राइट, क्योंकि तब तो गार था ना, राइट। तो देखो, एन इंडियन कंपनी ए लिमिटेड मेक्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 crore इन द शेयर्स लिस्टेड, देखो लिस्टेड के लिए एप्लीकेबल रहता है 1038, लिस्टेड कंपनी ऑन 1 जनवरी। तो ये शेयर्स उसने परचेस किए। आफ्टर दैट क्या हुआ, देखो आफ्टर, आप इसको ईयर को चेंज कर दो, उस साल का ईयर ले लो आप, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 2018 ले लो, जनवरी 18, राइट, मतलब 1718 की बात हो सकती है। आफ्टर अ ईयर अ प्राइस गो अप, प्राइस बढ़ गई, एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स बिकम 11 crore। तो जो 1 करोड़ में शेयर आपने खरीदे थे वो आपके अब हो गए 11 करोड़। इफ ए लिमिटेड सेल्स दी शेयर्स, इसको 17 भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, 1 साल बाद वो बढ़ गई, राइट, 1 साल बाद बढ़। देन ए लिमिटेड
ने क्या किया, वो शेयर को सेल किया एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 10 करोड़ वुड बी एग्जेम्प्ट, है ना, ये एग्जेम्प्ट था 1038 में। बट इसके ऊपर मैट तो लगता था, याद है आपको, मैट चैप्टर, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, 1038 वहां नहीं है तो देखो, बट इट वुड बी लायबल टू मैट एट एप्लीकेबल रेट। तो मैट तो उस समय 18.5% था, तो वो तो लगता था। कंपनी ए लिमिटेड, तो उसने क्या किया, चलो एक बार वापस समझाता हूं। उसने कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर परचेस की 1 करोड़ रुपए के, एक साल बाद उसको बेचा 11 करोड़ में, तो 10 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ 1038 में एग्जेम्प्ट था, लेकिन उसके ऊपर मैट लग रहा था, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5% से। तो ये कंपनी बड़ी लालची थी, उसको ये भी बचाना था। तो देखो उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, देखो, ए लिमिटेड फॉर्म्स अ पार्टनरशिप फर्म, उसने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई विथ अनदर पर्सन विथ अ नॉमिनल पार्टनरशिप। तो देखो ये मान के चलो ए लिमिटेड है, और ये ए लिमिटेड ने लेट्स से कोई भी एक पर्सन को लिया, आशीष को, और इसके साथ एक पार्टनरशिप फर्म बना डाली, पार्टनरशिप फर्म फ्लोट की। एक कंपनी और एक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म में आ सकते, जिसमें 99% का स्टेक इसका था और 1% का स्टेक इसका था, राइट, विथ अ नॉमिनल स्टेक। इट ट्रांसफर्स इट्स शेयर टू अ पार्टनरशिप फर्म एट अ कॉस्ट प्राइस। और इसने ये पार्टनरशिप फर्म जो थी ए लिमिटेड ने, अच्छा ये नहीं, को ये जो पार्टनरशिप फर्म बनाई, तो ए लिमिटेड ने क्या किया, ये जो शेयर्स थे ये पार्टनरशिप फर्म को ट्रांसफर कर दी एट कॉस्ट प्राइस, मतलब 1 करोड़ रुपए। एंड लेटर ऑन क्या हुआ, देखो, नो कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 45, तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, राइट, कंपनी ने ट्रांसफर किया तो, क्योंकि अगेन वो 1038 में फंस गया ना, 1038 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आफ्टर द ईयर अ फर्म सेल्स दिस शेयर्स एंड रियलाइजेस द गेन ऑफ 10 करोड़। अब ये फर्म ने इन शेयर को सेल किया और ये फर्म के हाथ में कैपिटल गेन आया, ये कैपिटल गेन भी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ फर्म एग्जेम्प्ट, इक्विटी शेयर है 1038 में, और फर्म को मैट भी नहीं लगता, एंड फर्म को मैट भी नहीं लग रहा। सर उसको एएमटी लग रहा है, लेकिन एएमटी के लिए ये शेयर्स का कोई लेना नहीं, वो तो 10AA का प्रॉफिट, 80 आए की इनकम उसका एएमटी के लिए, राइट, तो उसको ना ही एएमटी लग रहा है ना ही मैट लग रहा है। तो देखो ये कंपनी को अब मैट बचाना था, इसलिए उसने पहले पार्टनरशिप फर्म को शेयर्स ट्रांसफर किए और पार्टनरशिप फर्म ने उसको बेचा फिर, और बेच के 1038 में अगेन पार्टनरशिप फर्म के हाथ में भी कोई टैक्स नहीं आया, राइट। फिर देखो आगे क्या हो, अब ये पूरा पैसा किसके पास है, पार्टनरशिप फर्म के पास। अब आगे देखो पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, देखो, इट एग्जाम द टैक्सेशन एंड नो मैट। अब पार्टनरशिप फर्म ने ये जो पूरा प्रॉफिट था ये ए लिमिटेड को दे दिया, है ना, ए लिमिटेड इज अ पार्टनर, तो वो पार्टनर को पूरा प्रॉफिट और आशीष को जो नॉमिनल शेयर होल्डर था 1% का, उनको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो देखो ना, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, अरे बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट, और किसको किया, ए लिमिटेड को 99% और आशीष को। अब इन दोनों के हाथ में ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्यों, सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है, जब कोई पार्टनरशिप फर्म अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो इट इज एग्जेम्प्ट। पार्टनर्स के हाथ में क्या होता है, वो प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है, रेम्यूनरेशन टैक्स से बोलता है। ये क्या है, ये क्या है, बांटा प्रॉफिट। तो अब ना ही ए लिमिटेड के हाथ में टैक्स लगाओ 10 करोड़ रुपए के ऊपर, ना ही फर्म के हाथ में, और ना ही मैट लगा। कितना सरल हो गया काम। तो देखो वहां पे लिखा है, सब्सिक्वेंटली द फर्म डिसॉल्व कर दिया एंड शेयर ऑफ ए लिमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म ट्रांसफर बैक अलॉन्ग विद द प्रॉफिट विच इज एग्जाम फ्रॉम द अंडर दिस एक्ट कैन गार बी इन्वोक्ड इन दिस केस। अरे है ना मजेदार। तो चलो एक बार वापस पूरा समझाता हुआ। देखो क्या हो, एक कंपनी थी, उसने शेयर्स परचेस किया और वो शेयर्स फिर 11 करोड़, 1 करोड़ के परचेस किया, 11 करोड़ की उसकी वैल्यू हो गई, तो बेचना चाहा तो बेच तो सकता था, और 1038 में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो रहा था। बट वो 1038 में इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट हुआ, बट मैट उसके ऊपर लग रहा था 18.5%। तो इसको बचने के लिए कंपनी ने एक पार्टनरशिप फर्म फ्लोट किया, जिसमें खुद का शेयर 99% और एक नॉमिनल शेयर होल्डर रख लिया, या 99.99% रख, और एक दूसरा शेयर होल्डर 0.1% का। फिर वो पार्टनरशिप फर्म ने शेयर्स बेचे, पहले तो कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बेचे, वो 1038 आ गया।
फिर पार्टनरशिप फर्म ने आगे बेची, वहां भी 1038 आ गया, और पार्टनरशिप फर्म को मैट भी नहीं लगा क्योंकि वो कंपनी को ही एप्लीकेबल है मैट। अरे बराबर। अब ये प्रॉफिट को पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व कर दिया और प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कोई टैक्स नहीं है क्योंकि सेक्शन 10(2)(a) बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, वो एग्जेम्प्ट है। तो सब पूरी तरीके से 10 करोड़ रुपए बच गए, कहीं पे भी उसको टैक्स नहीं किया। तो देखो ये 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ में हमने किया सब, तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। इतना सब कार्यक्रम किया आपने। अब पढ़ो ऊपर वाला सेंटेंस क्या है। एक तो मेन कंडीशन तो है ही अपनी, मेन कंडीशन जो है ये प्राइमरी कंडीशन, मेन पर्पज इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट, ऑफकोर्स ये है मैट का टैक्स बेनिफिट, एंड डीम टू बी कमर्शियल, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस भी है यहां पे। देखो द सब्सटेंस और द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ होल is inconsistent with or differs significantly the form of individual steps or a part। तो ये जो steps लिया आपने, individual steps अलग 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 अलग, ये किसके लिए लिया? This is basically a lack of commercial substance। कैश फ्लो को आपको बचाना था। तो देखो वहां पे क्या लिखता है आंसर। क्या गार इन्वोक होगा? डेफिनेटली गार इन्वोक होगा। देखो द ओनली पर्पज ऑफ फॉर्मिंग द पार्टनरशिप एंड ट्रांसफरिंग द असेट टू सच अ फंड, है ना, जो असेट ट्रांसफर मतलब शेयर ट्रांसफर करना था, and the selling of share to save the tax arising out of MAT liability। MAT liability को बचाना यह आपका एकमेव उद्देश्य था। Further, there is no commercial substance। commercial substance यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कैश फ्लो आपका कोई, मतलब जो कैश फ्लो वो चेंज होना चाहिए, बट यहां पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि ए लिमिटेड को अल्टीमेटली पूरा पैसा मिल रहा है। इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप इट डज नॉट ऑल्टर द इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ ए लिमिटेड। ये पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करके कोई फायदा, मतलब कुछ नया एक्टिविटी शुरू किया गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं। मोर एवर द एंटायर एक्सरसाइज इज कैरिड आउट इन एबनॉर्मल मैनर। इवन होल्डिंग शेयर्स बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर ए ईयर और मोर इज नो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक। ऐसा नहीं है कि साल भर वो कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म ने शेयर रखा मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। हेंस जीएआर मे बी इन्वोक्ड एंड द पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसरिगार्डेड एंड कैपिटल गेन्स मे बी सब्जेक्ट टू द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ ए लिमिटेड। और ये सब हम मानेंगे कि पार्टनरशिप फर्म कभी बनी नहीं और फिर कैपिटल गेन टैक्स मैट को कंपनी के हाथ में चार्ज कर। अरे है ना मजेदार, सब समझने लायक। देन अब देखो बी में 4 पॉइंट मैंने बताया था आपको। 3B में उसका पॉइंट देखा अपन ने ए बी, और वो बी के अब 4 पॉइंट देखो। पहला, अ राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग it includes any arrangement in which through series of transaction। राउंड ट्रिप मतलब आपने पूरा गोल घुमा के पैसा उसी जगह ला लिया, पूरा गोल घुमा के, राइट। तो कैसे देखो, इनको इनकॉर्पोरेट्स अ सबको। इनको एक कंपनी है इंडिया में और उसने एक सबको इनकॉर्पोरेट किया इन एनटीजे इज नॉन टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, नॉन टैक्सेबल जुरिस्डिक्शन, जहां पे कोई टैक्स नहीं लगता, दैट इज एनटीजे। तो वहां एक सबको फॉर्म की एनटीजे में। देखो ये सबको फॉर्म हुई और ये इनको इंडिया में, राइट, दिस इज एनटीजे, दिस इज इंडिया, विथ इक्विटी ऑफ $100। सबको हैज नो रिजर्व, सबको के पास कोई रिजर्व नहीं, बट ये अब इक्विटी कैपिटल आ गया $100 का। तो अब देखो क्या हुआ, इट गिव्स अ लोन ऑफ $100 टू इनको एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये सबको ने इनको को लोन दिया। देखो इक्विटी कैपिटल इनको ने लगा, इनको ने इनकॉर्पोरेट किया और वही पैसा लोन के फॉर्म में वापस लिया। इक्विटी कैपिटल लगाया और वही पैसा लोन के फॉर्म में वापस लिया। और अब क्या करे देखो, विच इज यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। और ये पैसा अगेन इनको अपने बिजनेस पर्पज के लिए इंडिया में यूज कर। अब इनको क्या करे, जो ये लोन लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट पेड कर रहे एट द रेट ऑफ 10%। देखो लोन 10% से दिया और ये इनको इसको इंटरेस्ट पे कर रही और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे कि मैंने इंटरेस्ट पे किया तो उसको डेबिट करने दो, और देयर बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम आएगा। अरे समझे क्या? तो देखो जहां का पैसा वापस वहीं जा रहा है, राउंड ट्रिप। इनको का पैसा था पहले, इनको मतलब इनको ने कैपिटल लगाया तो सबको के हाथ में पूरा फंड था और कोई रिजर्व नहीं, सबको बस उसी के लिए इनकॉर्पोरेट हुई।
तो सबको का पैसा वापस लिया इधर, सबको ने पैसा इनको को दिया लोन के फॉर्म में, और वापस इंटरेस्ट के फॉर्म में फिर से वापस ले रहा है। इनको क्लेम्स द डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द सबको फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देयर इज नो अदर एक्टिविटी ऑफ द सबको, सबको और कोई काम ही नहीं कर रहा है, बस यही काम करता लोन देने का। कैन गार इन्वोक्ड इन सच अ केस? ऑफ कोर्स होगा यार। तो देखो, क्योंकि टैक्स आपने बचाया, टैक्स कम भरा क्योंकि आपने इंटरेस्ट को डेबिट मारा, राइट? तो देखो, द मेन पर्पज ऑफ द अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन द इंटरेस्ट डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ इनको। ये इनको मेन पर्पज आपका क्या है? टैक्स बचाना, देयर बाय अ टैक्स बेनिफिट। वो तो ध्यान में ही रखना आप, मेन पर्पज आपका एक कंडीशन तो फिक्स है आपकी। देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस इन एस्टैब्लिशिंग द सबको, सिंस विदाउट इट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बिजनेस रिस्क ऑफ द इनको और द चेंज इन द कैश फ्लो, है ना? तो सबको फॉर्म करने से कोई कैश फ्लो में चेंज हुआ क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अल्टीमेटली देखो, मेरे पास की कोई कैश फ्लो गया भी नहीं और कोई नया कैश फ्लो आया भी नहीं, वो तो वही पैसा रूट हो रहा है वहां के वहां। मोरेवर, इट इज द केस ऑफ राउंड ट्रिपिंग विच मीन्स द केस ऑफ डीम्ड लैक ऑफ कमर्शियल। तो राउंड ट्रिपिंग मतलब ही क्या है? ये डीम्ड लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। हेंस इट वुड बी ट्रीटेड एज एन इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट। इसको इम्परमिसिबल अवॉइडेंस बोलेंगे और फिर गार लगवा दें। और जो ये इंटरेस्ट पे किया, ये इंटरेस्ट पेड, इसका डिडक्शन हम डिसअलाउ कर देंगे। ये जो डेबिट किया आपने, ये अलाउ नहीं करें, इंटरेस्ट जो डेबिट किया। अरे समझ में आया? देन ये हो गया बी में पहला राउंड ट्रिप, दूसरा अकोमोडेटिंग पार्टी। अब व्हाट इज अकोमोडेटिंग पार्टी, है ना? अकोमोडेटिंग मतलब क्या? थर्ड पार्टी को अकोमोडेट किया हमने, हमारे ट्रांजैक्शन में थर्ड पार्टी को अकोमोडेट किया। देखो कैसे, अ पार्टी टू एन अरेंजमेंट। अच्छा, पहले अपन एग्जांपल देखते तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो, फिर पढ़ेंगे इसको। ए लिमिटेड सेल्स द शेयर टू सब्सिडरी एट अ लोअर वैल्यू। एक ए लिमिटेड है, उसने क्या किया? अपने सब्सिडरी को शेयर्स बेचा लोअर वैल्यू एंड बुक द लॉस। ए लिमिटेड को लॉस चाहिए था, क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए उसको लॉस चाहिए था। ए वांटेड अ लॉस, तो उसने लोअर वैल्यू में बेचा। मान के चलो 100 रुपए का शेयर है तो 60 रुपए में बेच दिया, तो 40 रुपए का लॉस बुक कर दिया। किसने? ये ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने शेयर्स किसको बेचा? सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड, राइट? और फिर ये सब्सिडरी को चाहिए था प्रॉफिट। ये जो सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी को चाहिए था प्रॉफिट, तो ये सब्सिडरी ने क्या किया? आगे एक्चुअल भाव में बेचा 100 रुपए में, तो इसके हाथ में प्रॉफिट आ गया। तो देखो, कमर्शियल सब्सटेंस पे कोई फर्क पड़ रहा है, कैश फ्लो पे कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं? अगर डायरेक्ट ए लिमिटेड बेचता था तो भी 100 रुपए आना था, और अगर इसने बेचा तो भी 100 रुपए, तो दैट इज डीम्ड टू बी लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। Subsidiary company transfer the share at a higher value in a market and books the profit. Subsidiary को profit चाहिए था, hence subsidiary is treated as accommodating party. इसलिए subsidiary को क्या बोला जाएगा? एक थर्ड पार्टी को हमने इन्वॉल्व किया, दिस इज accommodating party. सिंपल, राइट? तो देखो, अब पढ़ो। A party to an arrangement shall be accommodating party if the main purpose of direct or indirect participation of that party in the arrangement in whole or in part is to obtain directly or indirectly a tax benefit. टैक्स बेनिफिट ऑब्टेन करना था होल्डिंग कंपनी को, क्योंकि लॉस क्यों चाहिए था? सेट ऑफ करना था प्रॉफिट को। एंड वेदर नो पार्टी इज कनेक्टेड पर्सन इन रिलेशन टू द पार्टी ऑफ द अरेंजमेंट, तो थर्ड पार्टी को अकोमोडेट कर दिया। देन थर्ड तो राउंड ट्रिप हो गया, दूसरा अकोमोडेटिंग पार्टी। देन डीम्ड लैक ऑफ डीम्ड टू बी, है ना? एलिमेंट्स दैट हैव इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसलिंग ईच अदर। ऑफसेटिंग ट्रांजैक्शन, ये क्लबिंग प्रोविजन का ऑलरेडी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। बहुत सिंपल है, ऑफसेट करना है ट्रांजैक्शन को, ईच अदर। तो देखो, मिस्टर एक्स हैज अ हाउस, ही गिव द हाउस टू द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स है, उसने क्या किया? वाई के बीवी को घर गिफ्ट किया। क्यों किया ये मत सोचो अब, है ना? कुछ लोग सोचने लगे सर एक्स ने वाई को करने की वजह क्या किया? वाई के बीवी को किया। छोड़ो ना, है होगा कुछ अच्छे रिलेशन उनके बीच में, तो वाई के बीवी को किया।
एंड मिसेस वाई गिफ्ट्स द हाउस टू माइनर चाइल्ड ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट अगर एक्स करता था अपने चाइल्ड को तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे थे माइनर चाइल्ड, है ना। मान के चलो मैं नहीं रे नालायक लोग, मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर एक्स के माइनर चाइल्ड को अगर हाउस डायरेक्ट ट्रांसफर करता था और हाउस से जो इनकम आती है वो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसने क्या किया, उसने पहले वाई के वाइफ को किया, वाई होगा उसका फ्रेंड, दोस्त के बीवी को, और फिर दोस्त के बीवी ने उसके बच्चे को कर दिया ट्रांसफर। तो फिर क्या हुआ, दिस इज डन टू अवॉइड द क्लबिंग प्रोविजन। ये क्या क्यों किया, देखो एलिमेंट्स दैट हैव इफेक्ट ऑफ ऑफसेटिंग और कैंसलिंग द ईच अदर। ये ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली तो वापस लाना ही था ना, कैंसिल करना था ट्रांजैक्शन को, वापस तो अपने बच्चे के अरे वो भले ही उसको गिफ्ट किया लेकिन वापस तो अपने पास में चाहिए थी वो प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी ट्रांजैक्शन, ये भी डीम टू बी लैक ऑफ सब्सटेंस माना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ा कैश फ्लो। एंड लास्ट फोर्थ वन, a transaction which is conducted through one or more persons, एक से ज्यादा persons, एक या एक से ज्यादा, and discusses the value of location, source, ownership, control of the funds which is subject matter of such a transaction। देखो बड़ा मजेदार एग्जांपल ये भी मैंने सब बना के दिया आपको, देखो समझो। X Limited is a banking institution in LTJ, दैट इज लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। तो एक लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन है, उसमें एक्स लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी। गुड, देन आप निकाल लेना बाद में, पहले समझ लो, आप निकाल लेना फिर, है ना, ठीक। देयर इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी सबको, यहां पे एक सबको नाम की क्लोजली हेल्ड कंपनी है इन एलटीजे, विच इज होल्डली ओन सब्सिडियरी ऑफ अनदर क्लोजली हेल्ड इंडियन कंपनी इनको, है ना। तो ये जो सबको है, it is subsidiary company of Inco. सबको is 100%, सबको is 100% subsidiary company of Inco, right? सबको has a reserve and it provides the loan to Inco. It may attract deemed dividend under section 222E. Yes, आपको मालूम है कि अगर कोई शेयर होल्डर 222 क्या बोलता है कि कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ध्यान से सुनो जिनको नहीं पता है, 222 क्या बोलता है, डीम डिविडेंड। अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, और उसमें मेरा होल्डिंग 10% से ज्यादा है, मेरा होल्डिंग 10% से ज्यादा है, तो जो भी वो कंपनी रहेगी वो मुझे अगर लोन देती है, इफ दैट कंपनी गिव्स अ लोन टू मी, तो मेरे हाथ में डीम डिविडेंड मान जाता। तो यहां तो ये इनको के क्या है, 100% शेयर है सबको में, और सबको के पास बहुत बड़ा रिजर्व पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा रिजर्व है, $100 मिलियन के आसपास जो भी रिजर्व है उसके पास, बहुत बड़ा रिजर्व। अब वो अगर इनको को डायरेक्ट लोन देगी, इनको को लोन देना चाहती है, अगर वो डायरेक्ट देगी तो क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड आ जाएगा इनको के ऊपर, और इनको को टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये सबको ने ये पैसा दिया बैंक को, एक्स लिमिटेड को। देखो सबको मेक्स द टर्म डिपॉजिट विथ एक्स लिमिटेड, टर्म डिपॉजिट किया सबको ने, एंड एक्स बैंक लिमिटेड बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी प्रोवाइड्स इट बैक लोन टू इनको, और ये सिक्योरिटी है उसके पास, इसलिए ये एक्स लिमिटेड बैंक ने क्या किया, लोन प्रोवाइड कर दिया इनको को। कौन सी सिक्योरिटी के बेसिस पे, टर्म डिपॉजिट है इसका सबको का। तो सबको ने टर्म डिपॉजिट डाला एक्स बैंक में, उसी के कंट्री के, और फिर ये लोन इनको को दिया, और जो भी इंटरेस्ट जाएगा, देखो इंटरेस्ट जाएगा एक्स लिमिटेड को, बैंक को, वो लोअर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में कम रेट से टैक्स होगा, और हमारे इधर इनको में वो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलेगा। अरे आया समझ में आपको, गड़बड़ हो गया। तो इंटरेस्ट पेमेंट टू बैंक इन एलटीजे इज नॉट टैक्सेबल, या फिर लोअर रेट से टैक्सेबल, और हमारे हाथ में वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। ये सब क्यों हो रहा था मालूम है, ये डीटीए के वजह से हो रहा था। ये दो कंट्रीज के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, और वो एग्रीमेंट की वजह से ये सब लफड़े हो रहे थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए गार आए, ये सब एग्रीमेंट को ओवरकम करने के लिए गार आ गया, राइट। तो इसलिए तो गार डीटीए को ओवरराइड करता, इसीलिए गार डीटीए को। तो देखो से इंडिया लोअर एलटीजे हैज ट्रीटी प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट पेमेंट टू द एलटीजे बैंकिंग कंपनी इज नॉट टैक्सेबल। देखो दिया ये, इनके बीच में ट्रीटी क्या है,
इंडिया से अगर ये कंट्री में कोई इंटरेस्ट जाता है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, तो एएक्स लिमिटेड बैंक को कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैन दिस बी एग्जामिन्ड अंडर गार? क्या ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो ट्रीटी है ये गार में आ सकता है? यस, वही बोला, ये ट्रीटी के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है सब। डीटीए आप वो कंट्री के साथ कर डालते और लोग फिर ऐसे घुमा फिरा के ट्रांजैक्शन करते। ट्रांजैक्शन समझ में आया? चलो एक बार पढ़ो ट्रांजैक्शन, बड़ा मजेदार। क्या ट्रीटी खत्म किया जाएगा ये ट्रांजैक्शन के लिए? द आंसर इज यस, कार यहां पे एप्लीकेबल होगा। देखो पूरा वही सब कुछ कहानी दी है, देखो ये लास्ट है, फोर्थ वाला पॉइंट था शायद, ये फोर्थ वाला पॉइंट, राइट? तो देखो, दिस इज एन अरेंजमेंट हुज मेन पर्पज इज टू ब्रिंग द मनी आउट ऑफ रिजर्व ऑफ सबको टू इंडिया। रिजर्व में पड़ा था सबको के, वो इंडिया में लाना मेन पर्पज था, विदाउट बीइंग ड्यू ऑफ टैक्सेस, और जिसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। द टैक्स बेनिफिट इज सेविंग ऑफ द टैक्सेस ऑन द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सबको बाय वे ऑफ डिविडेंड और डिम डिविडेंड। अगर डायरेक्ट देता था तो डिम डिविडेंड लग जाता था। द अरेंजमेंट डिस्कसेस द सोर्स ऑफ द फंड बाय रूटिंग इट थ्रू द बैंक एक्स बैंक लिमिटेड may also be treated as accommodating party। इसको हाँ देखो, accommodating party भी, एक पार्टी बीच में आ गई, accommodating party, hence the arrangement shall be deemed to be the lack of commercial substance। Consequently, in the case of INDCO, the loan amount would be treated as dividend income received from SUBCO to the extent reserve available in SUBCO, right? 222E क्या बोलता है कि जितना रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ दैट डीम डिविडेंड माना जाए। तो सबको के हाथ में जितना, मान के चलो सबको के हाथ में रिजर्व है, एग्जांपल देता हूं मैं, रिजर्व है $100 मिलियन का, और उसने बैंक के थ्रू हमें ट्रांसफर किया है $120 मिलियन ट्रांसफर किया, राइट? तो फिर इस केस में डिम डिविडेंड कितने पे लगेगा? $100 मिलियन पे लगेगा। क्यों? क्योंकि डिम डिविडेंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व। अगर 80 दिया तो कितने पे लगे? ऑफ कोर्स 80 पे, जितना दिया उतना। एंड नो एक्सपेंस ऑफ द इंटरेस्ट, और जो इनको बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही है उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखो, इसको डीम डिविडेंड माना जाएगा और कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एक्स लिमिटेड, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स एंड इंटरेस्ट अंडर डीटीए नॉट अलाउड एज एक्स लिमिटेड इज नॉट बेनिफिशियल ओनर एंड प्रोवाइडेड डीटीए एंटी अवॉइडेंस रूल्स ऑफ beneficial ownership. In such a anti-avoidance rule is absent in DTA, the GAR may be invoked and treaty benefit as the arrangement is perceived as an attempt to hide the source of fund of सबको, right? तो treaty भी हटा दिया जाए, ऐसा है। ओके, समझ गया? ग्रेट। तो अब देखो, अपन ने क्या क्या देख लिया। ये डीम टू बी वाला पॉइंट था, मतलब ये किसका था? 3B, प्राइमरी कंडीशन। मैं आपको याद करवा दूं, प्राइमरी कंडीशन टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का 3A देख लिया था। ये 3B ऑफ टेस्ट 3 था, राइट? टेस्ट 3 का 3B था। तो उसमें क्या था? उसमें A पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था। अब B भी देख लिया। B के 1, 2, 3 एंड 4 देखे, राइट? तो ए में क्या था? ये मैट वाला एग्जांपल, राइट? ये ए में मैट वाला। बी में पहला राउंड ट्रिपिंग देखा, दूसरा हम लोगों ने एकोमोडेटिंग पार्टी देखा, तीसरा एलिमेंट जो क्लबिंग वाला, और चौथा हम लोगों ने अभी देखा जो ट्रांजैक्शन विच आर कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्सन, है ना? एक से ज्यादा पर्सन को इन्वॉल्व किया। अगेन एकोमोडेशन आप उसको बोल सकते हो आप ना। अब ये बी के बाद सी एंड डी, फिर खत्म, फिर हो गए खत्म, राइट? तो सी देखो, बहुत छोटा है अभी। सी इट इन्वॉल्व्स द लोकेशन ऑफ असेट और ट्रांजैक्शन और द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ पार्टी विच इज विदाउट एनी सब्सटेंशियल कमर्शियल पर्पज अदर देन ऑब्टेनिंग द टैक्स बेनिफिट ऑफ द पार्टी। बड़ा मजेदार केस हुआ था ये। यू कैन कंपेयर दिस केस विथ वोडाफोन वाला। वोडाफोन आपको याद होगा। तो देखो क्या क्या, बड़ा मजेदार है। ओके, देखो तो क्या हुआ यहां पे, अपन इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते पहले। देखो, और डी भी इसी से रिलेटेड है। डी भी फिर ऐसे ही सेम लाइन पे। देखो,
बीटा आईएनसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशस। बीटा एक कंपनी वो मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट किया एज होली ओन सब्सिडियरी कंपनी ऑफ गामा जीएमबीएच रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो एक बीटा कंपनी है उसको, ये चलो देखो, ये बीटा कंपनी है, बीटा आईएनसी, और एक जर्मनी में गामा कंपनी है। तो ये बीटा जो है ये क्या है, देखो, इट इज 100% सब्सिडियरी, होली ओन सब्सिडियरी ऑफ गामा। बीटा इज 100% सब्सिडियरी कंपनी ऑफ गामा, राइट। अब देखो क्या हुआ, राइट, देखते हैं अब देखो क्या हुआ आगे। से द इंडिया मॉरिशस डीटीए, इंडिया और मॉरिशस के बीच में डीटीए था, प्रोवाइड्स नॉन टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन इन इंडिया एंड मॉरिशस देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स इन इट्स डोमेस्टिक लॉ। तो अब क्या हुआ कि मॉरिशस और इंडिया के बीच में डीटीए एग्रीमेंट हुआ, जहां पे मॉरिशस और इंडिया ने ऐसा डिसाइड किया कि अगर कोई इंडियन एसेट है, ध्यान से सुनो, इंडिया ने क्या बोला, अगर कोई इंडियन एसेट मॉरिशस में बेची जाती है, जैसे इंडियन कंपनी के शेयर्स है, ध्यान से सुनना, इंडियन कंपनी के शेयर्स है, और वो इंडियन कंपनी के शेयर्स अगर मॉरिशस की कोई कंपनी होल्ड कर रही है, बहुत सिंपल है गाइस, देखो ध्यान से सुनो, इंडियन कंपनी के शेयर्स मॉरिशस कंपनी के कोई कंपनी होल्ड कर रही है, और वो शेयर्स अगर बेचे जाते हैं मॉरिशस में, तो उसका कैपिटल गेन सेक्शन 9 इंडिया में नहीं लगेगा, हम इंडिया में उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट। और मॉरिशस में तो वैसे ही कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट है, राइट, वैसा दिया है। सम शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी इज अक्वायर्ड बाय बीटा लिमिटेड। अब इंडिया में एक कंपनी थी अल्फा लिमिटेड, उसके शेयर बीटा ने अक्वायर की। ईयर आफ्टर द डेट कमिंग इनटू एनफोर्स गार प्रोविजन, द एंटायर फंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ बाय बीटा इन द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड वाज डन बाय गामा जो GBMH है वो, मतलब क्या, उसके बाद पता चला, देखो क्या हुआ, मैं यहां से जल्दी समझाता हूं आपको, देखो। तो ये बीटा लिमिटेड ने क्या किया, ये इनके बीच में मॉरिशस और इंडिया के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था, जिसमें ऐसा था, नो कैपिटल गेन इन इंडिया इफ द शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी सोल्ड इन मॉरिशस, है ना, कंपनी यहां पे सोल्ड इन कर दो आप, सोल्ड इन मॉरिशस। तो अगर आप मॉरिशस में ये शेयर सोल्ड करते हो तो इंडिया में आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, मतलब सेक्शन 9 जो है वो इन्वोक नहीं होगा, सेक्शन 9 नहीं होगा, राइट। तो अब इंडिया में कंपनी थी अल्फा लिमिटेड, ये अल्फा लिमिटेड के पूरे शेयर्स बीटा ने ले ली, पूरे शेयर्स बीटा ने ली, इंडियन कंपनी है, राइट, अल्फा लिमिटेड। अच्छा, बीटा लिमिटेड के पास ये पैसे कहां से आए, तो ये पैसे दिए गामा ने, देखो, फंडिंग फॉर द परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, है ना, मजेदार। तो देखो, एक तो क्या करना था, पहले बेसिक चीज इसका इंटेंशन समझ लो, अब क्या था, करना क्या था कि गामा लिमिटेड को ही अल्फा के शेयर परचेस करना था, गामा जो जर्मनी में है उसको अल्फा के शेयर परचेस करना था। बट अगर गामा परचेस करती थी और उसको जर्मनी में अगर बेचती थी, गामा अल्फा के शेयर परचेस करके जर्मनी में बेचेगी, तो इंडिया में उसके ऊपर टैक्स लगेगा, इंडियन शेयर, मतलब जो भी शेयर होल्डर रहेंगे, जो ये शेयर्स को हेल्ड करेंगे, उसमें इंडिया, चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में, वैसे बहुत बार बताया आपको, लेकिन चलो एक बार और बताता हूं। देखो, ये इंडियन कंपनी, राइट, ये इंडियन कंपनी मान के चलो, और ये कोई दूसरी कंपनी है ना, फॉरेन कंपनी। अब ये इंडियन कंपनी के जो शेयर्स है, शेयर कैपिटल, अब इसके जो शेयर्स है, ये शेयर्स यहां पे ये कंपनी ने परचेस कर ली, तो ये एसेट में दिखेंगे, एसेट में शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बराबर ऐसे दिखेंगे। और ये शेयर की वजह से, ये शेयर की वजह से ये कंपनी का शेयर कैपिटल बन गया, है ना, बैलेंस करना पड़ेगा बैलेंस शीट को, तो ये एसेट की वजह से इधर शेयर कैपिटल आ गया। अब यहां के जो शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर होल्ड कर रहे, जो शेयर होल्डर ये कैपिटल को होल्ड कर रहे, वो शेयर होल्डर अगर इस कंपनी के शेयर बेचते, देखो इस कंपनी के शेयर बेचते, या ये कंपनी के भी, अपने कंपनी के भी शेयर बेचते, तो उसका टैक्स इंडिया में लगता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये शेयर्स को वैल्यू किसके वजह से आई है, इंडियन कंपनी के शेयर के वजह से वैल्यू आई है ना भाई, इंडियन कंपनी के शेयर के वजह से इसको वैल्यू आई, तो इसलिए ये इंडिया में सेक्शन 9 में टैक्सेबल। अगर आपने नहीं देखा होगा तो
रेसिडेंशियल स्टेटस में मैंने सब देके रखा है, ओके। या फिर आप सेक्शन 9 कहीं पे भी पढ़ सकते हो, मेरे कहीं पे भी आप दिख जाएगा, राइट। तो ये गामा लिमिटेड का इंटेंशन ये था कि उसको शेयर परचेस करना था अल्फा के, बट अगर वो डायरेक्ट अल्फा के शेयर परचेस करके बेचता था, खुद के शेयर या अल्फा के, तो फिर इंडिया में टैक्स लगता था। इसलिए उसने ऐसा कंट्री पकड़ा जिसका इंडिया के साथ डीटीए है, और वो पूरा एक कंपनी वहां पे बनाई गामा ने, बीटा नाम की, और उसको पूरा फंडिंग कर दिया और बोला कि जा अल्फा के शेयर परचेस करके ला। उसने अल्फा के शेयर परचेस किए और मॉरिशस में बेच डाले। तो मॉरिशस में कैपिटल गेन एग्जाम, वहां भी टैक्स नहीं लगा, और डीटीए के कारण इंडिया में भी टैक्स नहीं लगा। दोनों जगह टैक्स बच गया। टैक्स बेनिफिट का पहला मोटिव सॉल्व हो गया, राइट। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया आपको, देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स इन मॉरिशस, जनरल नॉलेज जो दिया भी था। अब ये अल्फा लिमिटेड के शेयर्स बीटा ने जो मॉरिशस में बेचे, नो टैक्स बिकॉज एज पर डीटीए नो टैक्स इन इंडिया ऑल्सो, बट यहां पे इन्वेस्टमेंट गामा की थी। ये इन्वेस्टमेंट किसकी थी? गामा की, क्योंकि गामा ने फंडिंग किया हुआ है, वो यहां पे दिया हुआ है। ये फंडिंग किसने की थी? गामा ने। तो क्या अब गार प्रोविजंस इसके लिए एप्लीकेबल होंगे? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स होंगे। तो वही यहां पे लिखा हुआ, देखो, दिस इज एन अरेंजमेंट विच हैज बीन क्रिएटेड विद द मेन पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द कैपिटल गेन बाय रूटिंग द इन्वेस्टमेंट थ्रू फेवरेबल ज्यूरिस्डिक्शन। तो कैपिटल गेन ऐसे ज्यूरिस्डिक्शन में रूट किया मॉरिशस में जहां टैक्स ही नहीं लगता, और डीटीए है, इंडिया में भी टैक्स नहीं। देयर इज नीदर कमर्शियल पर्पज नॉर कमर्शियल सब्सटेंस और द बिजनेस रिस्क और कैश फ्लो ऑफ गामा इन सेटिंग अप द बीटा आईएनसी। बीटा आईएनसी कोई और रीजन नहीं था उनको सेटअप करने का। इट शुड बी इमटेरियल हियर दैट द बीटा आईएनसी हैज ऑफिस एंड एम्प्लॉय इन द, बीटा के पास एम्प्लॉय है वहां पे, कुछ भी हो वो सब इमटेरियल है। बोथ द पर्पज ऑफ द टेस्ट एंड एलिमेंट टेस्ट एंड सेटिस्फाइड फॉर द पर्पज इनवोकिंग, और इसमें भी गार लग सकता है। पूरी टेस्ट सेटिस्फाई हो रही, डीम्ड लैक ऑफ सब्सटेंस की, इसलिए यहां भी गार लग। और लास्ट में, इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपॉन द बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लो ऑफ एनी पार्टी अरेंजमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स बेनिफिट दैट वुड बी ऑब्टेन। सेम, देखो, कैश इफेक्ट, नेट कैश इफेक्ट पे कोई फर्क, सेम पॉइंट जो अभी तक हमने देखा। अरे समझ में आया? तो ये हो गए गाइस, ये जो 3B देखा था, ये जो 3B देखा था हमने, ये 3B को लेके हम कहां चले गए? लैक ऑफ डीम्ड सब्सटेंस के डेफिनेशन के लिए, डीम्ड लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, डीम्ड लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के लिए चले गए 97 में। 97 में हमने 4 पॉइंट देखे, ए बी सी डी। वो ए बी सी डी में ए देखा पहले, मैट वाला, बी में 4 चीजें देखी, राइट। वो राउंड ट्रिप, फिर एकोमोडेटिंग पार्टी, फिर क्लबिंग वाला देखा, और वो बैंक वाला। फिर सी और डी, सी में बीटा देखा और डी लाख आखिरी में, राइट। चलो एक बार रिकॉल करवाओ। राइट। और फिर लास्ट में बचा गाइस टेस्ट 4। टेस्ट 4 क्या बोलता है? देखो, इज एंटर्ड इनटू, मतलब ये मेन पर्पस तो लेना ही पड़ेगा आपको, मेन पर्पस। अब वापस 97 खत्म हो गया। 97 किसके लिए था? 97 सिर्फ 3B के लिए था, राइट। आईए चेक करने के लिए। अब वापस आ जाओ, टेस्ट 4 इज एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट बाय मीन्स और इन अ मैनर विच आर नॉट ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड और बोनाफाइड पर्पस। तो ये जो आप एंटर्ड इनटू और कैरिड, ये आप अगर कोई बोनाफाइड पर्पस रहता तो नहीं आते थे। देखो, जैसा उसको पीछे वाले पेज पे उसको एनालिसिस दिया, देखो, इज एंटर्ड इनटू, आप ये इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में एंटर हुए। क्यों एंटर हुए? फॉर कैरिड आउट और बाय मीन्स और अ मैनर विच इज नॉट ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड फॉर बोनाफाइड पर्पज। बोनाफाइड अगर कोई किसी का इंटेंशन है करने का, तो फिर आप एंटर्ड ही नहीं होते थे यहां पे। देखो एनालिसिस, दिस डील्स विथ द मैनर इन विच the arrangement is entered into or carried out. For example, if an arrangement could be carried out in a simpler or direct way and the parties adopt the different route, the same may fall within the ambit of this test. अरे जो ट्रांजैक्शन सीधा होने वाला है, जो ट्रांजैक्शन सीधा हो सकता है, उसको आप तोड़ मरोड़ के आड़ा टेढ़ा करके कर रहे हो। इसका मतलब ही आप क्या कर रहे हो? इट इज कैरीड
in such a manner which is not ordinarily carried for bona fide purpose. तो सीधे ट्रांजैक्शन को आप घुमा फिरा के कर रहे हो, इसका ही मतलब आप कुछ तो भी गड़बड़ करना आपका इंटेंशन है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट बोल देंगे, IAA बोल देंगे। अगर ये बोनाफाइड पर्पज के लिए हमें नहीं दिखता, इफ इट इज नॉट फॉर बोनाफाइड पर्पज, देन अगेन इट इज IAA, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट, राइट। गाइज मैं इस चैप्टर को आपको रिकॉल करवाऊं, देखो सबसे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया वो पढ़ाया गाइज टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस की डेफिनेशन। गार सिर्फ टैक्स अवॉइडेंस के केस में लगता है, मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग और इवेजन के केस में नहीं लगता, राइट। गार के प्रोविजन FIIs को नहीं लगते, ये इनकम टैक्स को ओवर रूल करते, ये DTA को ओवर रूल करते। अरे तभी तो DTA आया, तभी तो ये गार को लाना पड़ा, तो DTA को ओवरराइड करते। फिर नीड क्या थी वो बताया, जहां सार है वहां गार नहीं है। फिर 95 में हमने देखा कि किस चीज कब अप्लीकेबल होगा ये गार, अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, गार वुड अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स बेनिफिट, जहां एग्रीगेट एंटरप्राइज जो अपन ने इतना सारा देखा, वो जो टैक्स बेनिफिट है आपको वो 3 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इतने सारे जो ट्रांजैक्शन दिखे, ये ट्रांजैक्शन में जो टैक्स बेनिफिट आ रहा है इट शुड बी मोर देन 3 करोड़, तो ही गार का काम है, इट शुड बी मोर देन 3 करोड़, राइट। और ये तो ऑलरेडी बता दिया। तो ये हो गया गाइज आपको एप्लीकेबिलिटी। फिर ये एप्लीकेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये IAA किसको बोलेंगे अपन, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किसको बोलेंगे, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप क्या करो, एक प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और टेस्ट 4 दिए मैंने, 4 में से कोई भी एक होना चाहिए। तो मेन टेस्ट है गाइज ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट, और उसके बाद टेस्ट 1 को देखा, टेस्ट 2 को, टेस्ट 3 को मैंने 2 पार्ट में किया, 3A 3B। 3A देख लिया और 3B के लिए 97 में गए। फिर 3B में 4 पार्ट, A B C D, बट वो B में 4 थे, 1 2 3 4। अरे समझ में आया। और लास्ट वाला टेस्ट 4 जो मैंने यहां पे बताया। गाइज आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, ये इतना करके गए, इससे बाहर आपको कोई भी प्रोविजन गार का नहीं देखना, इससे बाहर ना क्वेश्चन आएगा ना कुछ, राइट। इतना देख के जाओ। ओके, थैंक यू।